हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फर्स्ट लेसन समाप्त हो गया था। आज आप पढ़ेंगे सेकंड लेसन, ठीक है। और लेसन का नाम रहेगा मानव नेत्र रंगों का इंद्रधनुष, ह्यूमन आई एंड रेनबो ऑफ कलर्स, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक रहेगा मानव नेत्र, ठीक है। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा? मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ठीक है। आपको इसका चित्र भी बनाना है और इसके जो मुख्य पार्ट होंगे उनके बारे में बताया जाएगा। देखिए, मानव नेत्र जो होता है ये एक प्रकाशिक यंत्र की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार एक कैमरा कार्य करता है उसी प्रकार मानव नेत्र भी कार्य करता है, ठीक। और ये 25 मिलीमीटर व्यास का एक गोला होता है जो बिल्कुल एक कैमरे की भांति कार्य करता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि मानव नेत्र लगभग 25 मिलीमीटर व्यास का गोला होता है। गोला होता है जो कैमरे की भांति कार्य करता है, ठीक है। कैमरे की भांति कार्य करता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है। मानव नेत्र एक जो है प्रकाशिक यंत्र है। प्रकाशिक यंत्र इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। इसके जो मुख्य पार्ट आएंगे निम्नलिखित हैं, ठीक है। याद रखिए, मानव नेत्र लगभग 25 मिलीमीटर व्यास का गोला होता है जो कैमरे की भांति कार्य करता है। और मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है, मतलब कैमरे जैसा। जिस प्रकार कैमरे में जब फोटो खींची जाती है तो उसका शटर डाउन होता है कि शटर उठता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। शटर डाउन हुआ, पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बना जाता है, ठीक। और मानव नेत्र में भी जैसे हम पलकें खोलते हैं तो वस्तुओं के प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनते हैं, ठीक। और फिर प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क को जाता है। तो बात करते हैं कि इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, ठीक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपरी भाग, दृढ़पटल। मानव नेत्र के नेत्र में सबसे ऊपरी भाग क्या है? दृढ़पटल। देखिए, जैसा कि नाम है उसका, दृढ़पटल। ये होता क्या है? जो मानव नेत्र का गोला होता है वो बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत पर सेट का रहता है, ठीक है। मानव नेत्र का जो गोला है वो बाहर से दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत पर सेट का रहता है। जो आप देखते हैं नेत्र में जो श्वेत पर दिखाई देती है उसको ही हम दृढ़पटल कहते हैं। और ये इतनी दृढ़ होती है, ये मान लीजिए यदि हमारे नेत्र में किसी प्रकार का कोई कण आ जाता है तो ये उसको अंदर प्रवेश नहीं होने देता। मतलब इसका कार्य होता है कि बाहरी कोई भी वस्तु हो, ठीक, कोई भी कण हो, छोटे छोटे कण हो, उनसे नेत्र की सुरक्षा करना होता है। ये मान लीजिए नेत्र का सुरक्षा कवच होता है दृढ़पटल। तो यहाँ पर लिखेंगे मानव नेत्र का गोला, मानव नेत्र का गोला बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है,
ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, और इसका कार्य आप लोगों को याद रखना है। इसका कार्य क्या है कि नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना। ठीक, नेत्र के जो भीतरी भाग है उनकी सुरक्षा करना इसका कार्य है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, इसका कार्य नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना है, की सुरक्षा करना। ये तो आपका दृढ़ पटल है, याद रखना। ठीक, कि कोई भी बाहरी कण या कोई भी छोटी वस्तु नेत्र में यदि आ जाती है तो इस दृढ़ पटल के कारण ही अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक, तो बाहर ही निकल जाती है। तो दृढ़ पटल का कार्य यही है कि नेत्र के भीतरी भाग की सुरक्षा करना। सबसे पहले दृढ़ पटल करते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं रक्तक पटल। दृढ़ पटल के नीचे, ठीक है, जो ये आपका दृढ़ पटल है, इसके नीचे काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है। काले रंग की झिल्ली का पर्दा इसके नीचे, दृढ़ पटल के नीचे। तो दूसरा आप लिख देंगे नंबर 2 रक्तक पटल। रक्तक पटल का दूसरा नाम भी है कोरोइड। ठीक, कोरोइड या रक्तक पटल एक ही बात है। तो आप लिखेंगे दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है। ठीक है, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं। इसका कार्य क्या है? काले रंग की झिल्ली का पर्दा होने से नेत्र प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करता है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं काले पृष्ठों की अवशोषण क्षमता ज्यादा होती है, तो इसका कार्य प्रकाश का अवशोषण करना। ठीक, प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य रक्तक पटल का है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है। दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं। ठीक है, कोरोइड कहते हैं। ध्यान रखना, दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली का पर्दा है, जिसे रक्तक पटल या फिर क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं, और इसके कारण ही नेत्र प्रकाश अवशोषित करता है। ये आपके दो भाग हो गए। अब इसके बाद इधर से चलते हैं। आपने देखा है नेत्र में हमारे उभार होता है। ठीक, जो हमारा नेत्र होता है उसमें एक उभार होता है। ये स्टार्ट होगा कॉर्निया से। तो इसका जो थर्ड पार्ट रहेगा ये आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा पार्ट इसका है कॉर्निया। देखिए कॉर्निया क्या है कि नेत्र के सामने का जो पारदर्शी उभार होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक, जो नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग होता है। थर्ड पार्ट रहेगा इसका कॉर्निया। तो नेत्र के सामने का जो पारदर्शी उभार है उसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक, यहां पर लिखेंगे नेत्र के सामने का पारदर्शी उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं तो सबसे पहले कॉर्निया पर ही गिरती है। ये जो हमने भाग बनाया हुआ है, ये वाला उभरा हुआ भाग 2 लाइन में आपको दिख रहा है,
इसको कार्निया कहा जाता है। ठीक, नेत्र के सामने का पारदर्शी जो उभरा हुआ भाग ये जो है इसको क्या बोलेंगे, कार्निया। और किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम कार्निया पर गिरेंगी। किसी वस्तु से कोई वस्तु से प्रकाश की किरणें चले तो सबसे पहले आपकी इस पर गिरेंगी, ठीक, फिर नेत्र में प्रवेश करेंगी। ये तो हुआ कार्निया। इसका चौथा पार्ट रहेगा आइरिस। आइरिस को ध्यान से देखिए, इसमें हमने चित्र में दिखाया हुआ है, ये राड जैसी आकृति बनाएंगी ऐसे सीधे, ठीक है, ये आपका पेड़ लगा हुआ आइरिस। तो ये जो आइरिस क्या होता है कि कार्निया के पीछे जो ये कार्निया, ये उभरा हुआ कार्निया और कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। मतलब ये वाले, ये जो हमने बनाया हुआ है, ये आपको देख रहे हैं, ये वाला, ये एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखे दे रहे हैं कि कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे एक रंगीन व अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस कहते हैं। कार्निया के पीछे एक रंगीन व अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो हमने आइरिस, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ऐसे जो आकृति हमने बनाई है इसमें बीच में एक छिद्र दिखाया है। ये पूरा तो अपारदर्शी है, बीच में एक छोटा सा छिद्र है और छिद्र का नाम हमने लिखा है पुतली। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 5वां भाग हो जाएगा इसका पुतली। पुतली या नेत्र तारा भी इसको कह सकते हैं। ठीक, क्या पुतली है कि आइरिस के बिल्कुल बीच में, बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। जो हमारा ये आइरिस है इसके बिल्कुल बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कह सकते हैं। आइरिस के बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक, यदि आप नेत्र को देखते हैं तो नेत्र में भी ऐसा छिद्र जैसा हमें बिल्कुल बीच में दिखाई पड़ता है, छोटा सा। तो आइरिस के बीचों बीच में या आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, छिद्र होता है जिसे आप बोलेंगे पुतली। ठीक है, जिसे पुतली कहते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली जो है, ध्यान देना, जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है तो इसका आकार छोटा हो जाता है। ठीक, जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा आती है नेत्र पर तो ये अपने आप छोटी हो जाती है, और जब प्रकाश की मात्रा कम आती है नेत्र पर, हल्का प्रकाश होता है, तो इसका आकार धीरे से बढ़ जाता है। मतलब पुतली की एक यह विशेषता होती है कि कम प्रकाश में ये अपने आप बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में अपने आप क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों? बात ये है, ये सब हमारी आइरिस है, इसके आसपास हम मांसपेशियां हैं। ठीक, जब ज्यादा प्रकाश आता है तो मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, और जब यहाँ की मांसपेशियां ढीली होंगी, ये सब परतें हैं मांसपेशियों की, और जब ये मांसपेशियां ढीली होंगी तो ये छिद्र अपने आप छोटा हो जाएगा। और जब कम प्रकाश आता है तो कम प्रकाश में हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे नेत्र पर ज्यादा दबाव रहता है, तो ये सब मांसपेशियां यहाँ की जो होती हैं ये तन जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आता है। तो जब ये मांसपेशियां सब खिंच जाएगी, खिंचाव कम हो जाएगा, तो छिद्र अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसीलिए होता है कि पुतली की एक विशेषता है कि ये कम प्रकाश में अपने आप बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में अपने आप
छोटी हो जाती है। ये तो आपकी पुतली भी याद है। इसके बाद पुतली या आइरिस के पीछे हमने लेंस बनाया हुआ है। लेंस का आकार जरा देख लो। लेंस जो हमने बनाया वो इस प्रकार का है, ऐसे। मतलब ये वाला भाग थोड़ा सीधा जैसा लग रहा है, ये ज्यादा वक्री लग रहा है। इसमें भी ऐसा बना हुआ है। ठीक, देखिए नेत्र लेंस, इसी का नाम है नेत्र लेंस। ध्यान दीजिए कि नेत्र लेंस पहले है क्या, कि आइरिस के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना, पारदर्शी ऊतकों का बना एक द्वितल लेंस होता है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। प्रकाश किरणें आती है, सबसे पहले कार्निया पर पुतली से प्रवेश करके नेत्र लेंस से अपवर्तित होती है। यही नेत्र लेंस क्या करता है, किरणों को रेटिना पर फोकसित करता है, मिलाता है। तो यहां पर लिखेंगे आइरिस के पीछे, आइरिस के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना एक द्वितल लेंस होता है। द्वितल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस कहते हैं। और नेत्र लेंस आकार हमने आपको बताया। नेत्र लेंस में पहला भाग जो होगा इसका, पहला पृष्ठ ये वाला, ये कम वक्री, और दूसरा पृष्ठ ज्यादा वक्री मिलता है इस तरह से। ठीक, और देखो इधर से जब इधर की ओर बढ़ते हैं तो नेत्र लेंस जो कि पारदर्शी ऊतकों से बना है, तो इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक। तो नेत्र लेंस का जो माध्य अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.44 होता है। इसका माध्य अपवर्तनांक लिखे दे रहे। बात ये है माध्य हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये सभी जगह एक जैसा नहीं होता है। जब इसमें नेत्र लेंस में इधर से इधर बढ़ते हैं तो अपवर्तनांक बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर उससे ज्यादा, इधर बढ़ेंगे उससे ज्यादा, इस पृष्ठ पर सबसे ज्यादा, तो अपवर्तनांक बढ़ता चला जाता है। तो एक अपवर्तनांक इतना है तो हम औसत निकाल कर लिख देते हैं। तो इसका माध्य अपवर्तनांक जो है, माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है। माध्य अपवर्तनांक लगभग जो है 1.44 होता है। ये तो आपका हो गया नेत्र लेंस। देखो ये नेत्र लेंस जो है यहाँ पर मांसपेशियों पर टिका होता है, इन जगहों पर, यहाँ और यहाँ, इन मांसपेशियों के द्वारा ये फंसा होता है। इन मांसपेशियों का नाम होता है पक्षवाही मांसपेशियां। ठीक, जो यहाँ पर कुछ मांसपेशियां जैसे इस प्रकार से लेंस को जकड़े रहती हैं। ठीक, तो इन मांसपेशियों को हम पक्षवाही मांसपेशियां कहते हैं। इसके बाद आपका नेत्र लेंस हो गया। अब आप बात करते हैं, हमने दो वर्ड लिखे, जलीय द्रव, काचाभ द्रव। जलीय द्रव लिखा है और क्या लिखा है, काचाभ द्रव लिखा हुआ है। समझ लीजिए जलीय द्रव पहले आप देखिए कहां पर है। जलीय द्रव आपका भरा हुआ है कार्निया और आइरिस के बीच में। कार्निया ये और आइरिस ये, तो इसके बीच में जो द्रव भरा हुआ है जल के समान, इसको हम जलीय द्रव कहते हैं। काचाभ द्रव जो भरा हुआ है वो आपका नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में यहाँ, तो ये पूरा काचाभ द्रव इसमें भरा हुआ है। इन दोनों द्रवों के अपवर्तनांक लगभग 1.336 होते हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा और पढ़ लीजिए रेटिना। तो 7 पार्ट रहेगा आपका रेटिना। रेटिना क्या है, देखिए रेटिना जो है कोरोइड के नीचे, कोरोइड आपका रक्तक पटल ये है, तो इसके नीचे रेटिना। तो कोरोइड या रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, पारदर्शी झिल्ली का पार्ट जो हमारी ये रक्तक पटल या कोरोइड है, इसके नीचे पारदर्शी सबसे भीतर की हो। देखो पहले दृढ़ पटल, रक्तक पटल, उसके नीचे रेटिना होती है। ठीक, तो दृढ़ कोरोइड के नीचे या सबसे अंदर की ओर एक अन्य पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको हम
क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। देखो रेटिना क्या है? सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। ठीक, रेटिना का कार्य होता है कि प्रतिबिंब कैसा है, मतलब उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है, मतलब रूप रंग क्या है उसका। तो इन सभी बातों का ज्ञान रेटिना हमारे मस्तिष्क को कराती है। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि रेटिना का कार्य क्या है, तो आप बताएंगे कि रेटिना का कार्य प्रतिबिंब के रूप रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को कराना होता है। रेटिना है क्या? तो रक्तक पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली का रक्तक पटल के नीचे पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो अगला टॉपिक आ जाएगा, ये हेडिंग आपकी आ जाएगी रेटिना। कौन सी है? 7वीं होगी शायद। ठीक, रेटिना क्या बताएंगे? रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे एक अन्य पारदर्शी झिल्ली होती है, एक अन्य पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनते हैं। आप बताएंगे कि जो वस्तुओं के प्रतिबिंब है वो आपके कहाँ बनेंगे? रेटिना पर ही बनेंगे। यहाँ पर लिखे गए हैं वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं, रेटिना पर ही बनते हैं। रेटिना का कार्य प्रतिबिंब के रूप रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को कराना होता है। यहां पर लिख रहे हैं कि रेटिना का कार्य प्रतिबिंब के रूप रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को कराना होता है। ठीक है, वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना ही पर बनते हैं। देखिए रेटिना जो होती है ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक, वो 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? वो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक शंक्वाकार कोशिकाएं, एक दंडाकार कोशिकाएं। नेत्र में 2 प्रकार की रेटिना पर कोशिकाएं। रेटिना जो है कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं। एक कोशिकाएं देखिए वो 2 प्रकार की कोशिकाएं आपकी, एक है दंडाकार कोशिकाएं और दूसरी है शंक्वाकार कोशिकाएं। ठीक, अब आपको बताते हैं कौन कौन सी 2 कोशिकाएं हैं रेटिना पर। एक आपकी है दंडाकार, ठीक, स्तंभाकार कह सकते हैं, और दूसरी आपकी शंक्वाकार। समझिए जरा इन दोनों कोशिकाओं को। दंडाकार जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सिकुड़ाई होती है। जिस नेत्र में दंडाकार कोशिकाओं की कमी हो जाएगी वो नेत्र कम प्रकाश में वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। ठीक, और जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं ये रंगों के लिए सिकुड़ाई होती है। ठीक, विभिन्न रंगों के लिए। अगर शंक्वाकार कोशिकाएं कमी हो जाए तो फिर मानव का नेत्र जो है रंगों में विभेद या पहचान नहीं कर पाएगा। ठीक, अब जैसे हम लोगों में, हमारे नेत्र में, मानव नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाएं पर्याप्त होती है, दंडाकार कोशिकाओं की कमी होती है। ठीक, इसीलिए जब अंधेरा होने लगता है तो हम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि दंडाकार कोशिकाओं की कमी है। जिसके पास दंडाकार कोशिकाओं की कमी है वो अंधेरे में वस्तुओं को या कम प्रकाश में वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। ठीक, जैसे आपने रोग सुना है रतौंधी। रतौंधी रोग लोगों को हो जाता है, बच्चों में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके नेत्रों में दंडाकार कोशिकाओं की कमी है, और दंडाकार कोशिकाओं की कमी के होने के कारण ही वे रात में स्पष्ट या वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। जैसे रात होती है वस्तुओं को दिखाई देना बंद हो जाता है।
क्योंकि उनमें दंडाकार कोशिकाओं की क्या है, कमी। ठीक, इसी प्रकार जैसे आप जानते हैं मुर्गा जो होता है उसकी आंख में भी दंडाकार कोशिकाओं की कमी होती है। आपने देखा है मुर्गा जो है अधिक प्रकाश में ही देख पाता है, रात में नहीं देखता है। ठीक, सुबह जाग जाता है तो जल्दी ही सो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी आंख जो है ज्यादा प्रकाश में दिखता है, उसको प्रकाश की मात्रा जब ज्यादा होगी तभी वो उसको देख पाएगा, तो उसके नेत्र में दंडाकार कोशिकाओं की कमी है। ठीक, आज से उल्लू रात्रि गोचर होता है, रात में भी देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके नेत्र में दंडाकार कोशिकाओं की अधिकता होती है। जिसके पास दंडाकार कोशिकाओं की अधिकता है वो रात में भी उसको देख सकता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई रेटिना। कोशिकाएं दो प्रकार की, दंडाकार और शंकुआकार। इसके बाद 8 नंबर है जलीय द्रव तथा कांचाभ द्रव। देखिए, जलीय द्रव तथा कांचाभ द्रव, दोनों द्रवों के अपवर्तनांक 1.336। ठीक, लगभग। देखो, जलीय द्रव कार्निया और आइरिस के बीच में है और कांचाभ द्रव नेत्र लेंस रेटिना के बीच में। तो यहां पर लिखेंगे कार्निया तथा आइरिस के बीच, भरा द्रव जलीय द्रव कहलाता है। जलीय द्रव कहलाता है। और नेत्र लेंस आपका ये है, और रेटिना के बीच भरा द्रव कांचाभ द्रव कहलाता है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच भरा द्रव कांचाभ द्रव कहलाता है। कांचाभ द्रव कहलाता है। और दोनों द्रवों के अपवर्तनांक लगभग 1.336 होते हैं। ठीक, दोनों द्रवों के अपवर्तनांक, दोनों द्रवों के अपवर्तनांक लगभग 1.336 होते हैं। ठीक है, तो ये जलीय द्रव कांचाभ द्रव हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके 2 बिंदु बचे हैं, 2 पॉइंट बता दें। पीक बिंदु, अंत बिंदु। ठीक, समझिए जरा, पीक बिंदु क्या है और फिर अंत बिंदु क्या है। देखिए, हम अपने बाहरी संसार को नेत्र से देखते हैं। देखो, नेत्र से वस्तुओं को देखना एक संवेदना है। ठीक, सब केवल हम महसूस तो करते हैं, दूर से वस्तुओं को महसूस कर सकते हैं। ठीक, बात आती है कि भाई पीक बिंदु तथा अंत बिंदु क्या है। तो सबसे पहले बताएंगे आप पीक बिंदु। देखो, जो रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच में, जो रेटिना हमारी झिल्ली होती है उसके बिल्कुल बीचों बीच में एक पीला भाग होता है, जिसे पीक बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। सबसे अधिक स्पष्ट बिंदु का अगर प्रतिबिंब बनेगा तो आपका कहां पर बनेगा, पीक बिंदु पर बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, एक पीला भाग होता है जिसे पीक बिंदु कहते हैं। पीक बिंदु कहते हैं। यहां बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब, इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है।
स्पष्ट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रोटीन जो है पीक बिंदु पर बनेगा। लास्ट पॉइंट आपका बचा है अंध बिंदु। देखिए अंध बिंदु क्या है, देखो जिस स्थान से प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा, प्रकाश सिराओं द्वारा, ठीक, देखो प्रकाश सिराएं क्या है, जो तंत्रिकाएं प्रकाश को अवशोषित करती हैं या जिन तंत्रिकाओं के द्वारा प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क तक जाता है उसे हम प्रकाश सिराएं कहते हैं। ठीक, प्रकाश सिराएं ऑप्टिक नर्व होती है, प्रकाश सिराएं तंत्रिकाएं होती हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। ये इनकी संवेदना प्रकाश के प्रति होती है और हमारे नेत्र में प्रतिबिंब बनते हैं जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें नेत्र पर गिरती हैं। तो जिस स्थान से प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिराओं द्वारा कहाँ जाता है, हमारे मस्तिष्क को जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोलिए, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। 10वां पॉइंट हो जाएगा कि जिस स्थान से, नाम लिखते हैं इसका अंध बिंदु, अंध बिंदु। देखिए अंध बिंदु जिस स्थान से प्रतिबिंब बनने का संदेश, प्रतिबिंब बनने का संदेश, जिस स्थान से प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिराओं द्वारा, प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क को जाता है, मस्तिष्क को जाता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं, उसे अंध बिंदु कहते हैं। जिस स्थान से प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क को जाएगा वो आपको क्या कहलाएंगे, यहाँ से प्रतिबिंब बनने का संदेश मस्तिष्क को जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने पढ़ा है मानव नेत्र के प्रमुख भाग। कल आपको बताएंगे कि मानव नेत्र से सामने कोई वस्तु रखी है, उससे किरणें चलती हैं तो किस प्रकार से रेटिना पर फोकस होती है। ठीक है, और अगले जो चित्र बनेंगे, ये आप पूरा चित्र बनाइएगा, अगले जो चित्र बनेंगे उनमें आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना है, केवल नेत्र में कॉर्निया लेंस दिखाया करेंगे, इधर रेटिना बस, क्योंकि हमें वस्तुओं के प्रति रेटिना पर प्राप्त करने और यहाँ से किरणें पड़ेंगी और लेंस से होती रेटिना पर। ठीक है, तो आप इसको तैयार कीजिए और आप अपने पिछले वाले लेसनों का भी रिवीजन करते हैं।